बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं शजीउल्लाह फिरासत। आप देख रहे हैं नेशनल और इंटरनेशनल न्यूज पर मुश्तमिल 4TV का खुसूसी खबरनामा दुनिया भर से, यानी खबरें आपकी नजर से। सबसे पहले हेडलाइन। हुदैदा से 5000 लोग फरार। यूनाइटेड नेशंस के नुमाइंदे ने कहा अल-हूसी लीडर से अच्छी बात हुई, जुमेरात को सिक्योरिटी काउंसिल में ब्रीफिंग देंगे। डरा ऑपरेशन पर यूनाइटेड नेशंस ने किया फिक्रमंदी का इजहार। अबू बकर बगदादी का बेटा लड़ाई में हलाक, आईएस ने तस्दीक कर दी। अमेरिका ने कहा ट्रंप पुतिन से मुलाकात में सीरिया की बिगड़ती सूरत हाल पर बात करेंगे। अमेरिका ईरान को अकेले करने की कोशिशों की भारी कीमत चुकाएगा। हसन रूहानी ने किया खबरदार, कहा ट्रंप तेल के एक्सपोर्ट को रोक नहीं सकेंगे। ईरान में मुजाहिरों को हवा देने के लिए अमेरिका और इसराइल ने बनाया जॉइंट वर्किंग ग्रुप, कहा हुकूमत गिराना मकसद नहीं, रवैया बदलना चाहते हैं। गाजा से फलस्तीनी औरतों का मार्च, इसराइल की कार्रवाइयों में 150 जख्मी। तैयब एर्दोगान जबरदस्त इख्तियारात के मालिक बन गए, सरकारी फरमान जारी, पीर को हलफ लेंगे। जाकिर नाइक ने मलेशिया से डिपोर्ट करने की खबरों को रद्द कर दिया, कहा जब तक हिफाजत का एहसास ना हो इंडिया नहीं आऊंगा। वरंगल में पटाखों की फैक्ट्री में धमाके, 12 हलाक। हेडलाइंस आपने देखी, खबरों की तफसील। सबसे पहले बात यमन की। अरब मीडिया की एक रिपोर्ट में कहा गया कि यूनाइटेड नेशंस के नुमाइंदे ने अल-हूसियों के लीडर्स के साथ काफी अहम बातचीत की। बताया गया कि यूनाइटेड नेशंस के नुमाइंदे जुमेरात को यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में यमन के हालात पर ब्रीफिंग देंगे। यूनाइटेड नेशंस के नुमाइंदे बहुत जल्द यमन के जिला वतन सदर अब्दुर्रब्बू मंसूर हादी से भी मुलाकात करेंगे। यूएन ओहदेदार ने कहा कि उन्हें हुदैदा में लड़ाई रोकने के लिए अल-हूसी लीडर अब्दुल मलिक अल-हूसी के साथ बातचीत में कामयाबी हासिल हो रही है। यूनाइटेड नेशंस के नुमाइंदे मार्टिन ग्रिफिथ ने 2 दिन की बातचीत के बाद साना एयरपोर्ट पर मीडिया से बातचीत करते हुए यह बात कही और उन्होंने अल-हूसी लीडर अब्दुल मलिक अल-हूसी का शुक्रिया अदा किया। यमन से मुताल्लिक यूनाइटेड नेशंस के नुमाइंदे ने कहा कि वो अपनी बातचीत के बारे में यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में ब्रीफिंग देंगे और उन्होंने कहा कि तमाम फरीकों में अमन के लिए शदीद ख्वाहिश पाई जाती है। यमन के हुदैदा में अल-हूसियों के कंट्रोल वाले इलाकों से कम 5000 लोग अदन फरार हो गए। अखबार अश-शर्क़ अल-वसत ने यह खबर दी है। अरब मीडिया की रिपोर्ट में कहा गया कि अल-हूसी इन लोगों का इस्तेमाल इंसानी ढाल के तौर पर कर रहे थे। यमन के हुदैदा में इन दिनों सऊदी इत्तेहाद का ऑपरेशन जारी है। इस दौरान सादा सूबे में सऊदी इत्तेहाद के हवाई हमले में कम से कम 11 बाराती हलाक हो गए। बताया गया कि इस हमले में कई बाराती जख्मी भी हुए। यमन के अल-मसीरा टेलीविजन चैनल ने यह बात बताई। बात करते हैं सीरिया की। मीडिया की एक रिपोर्ट में कहा गया कि आईएसआईएस लीडर अबू बकर अल बगदादी का बेटा सीरिया के होम्स में हलाक हो गया। एक न्यूज चैनल ने यह बात बताई। आईएसआईएस से हमदर्दी रखने वाले एक चैनल के बयान में कहा गया कि खलीफा का बेटा हुजैफा अल बदरी होम्स में थर्मल पावर स्टेशन के पास नुसैरियों और रशियंस के खिलाफ ऑपरेशन में हलाक हो गया। नुसैरियों का लफ्ज सीरिया के अलवी फिरके के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इस बयान में एक नौजवान लड़के की तस्वीर भी दिखाई गई जिसके हाथ में असॉल्ट राइफल है। ये बात एक राज है कि अबू बकर अल बगदादी कहां है, लेकिन मंगल के बयान में यह जाहिर करने की कोशिश की गई कि वो जिंदा है। अमेरिकी हुकूमत ने कहा कि डोनाल्ड ट्रंप और रशिया के सदर व्लादिमीर पुतिन के बीच इस महीने होने वाली छोटी मुलाकात में सीरिया की बिगड़ती हुई सूरत हाल पर बात होगी। स्टेट डिपार्टमेंट की तर्जुमान हीथर नॉरेट ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए यह बात कही। उन्होंने कहा कि सेक्रेटरी ऑफ स्टेट माइक पॉम्पियो और रशिया के वजीर खारजा सर्जी लावरोव ने इस बारे में टेलीफोन पर बातचीत की। रशिया की वजारत खारजा ने कहा कि दोनों वजीरों ने इस महीने की 16 तारीख को होने वाली मीटिंग के सिलसिले में बातचीत की। उन्होंने कोरिया बहरान के बारे में भी ख्यालात का तबादला किया।
यूनाइटेड नेशंस ने दरा में सरकारी फौज के ऑपरेशन पर फिक्रमंदी का इजहार किया, जिसकी वजह से हजारों खानदान बेघर हुए हैं और कई सिविलियंस मारे गए हैं। यूनाइटेड नेशंस ने कहा कि रशिया और सीरियन फौज के ऑपरेशन की वजह से 2,70,000 लोग फरार हुए, इनमें आधे बच्चे हैं। यूनाइटेड नेशंस के ह्यूमैनिटेरियन कोऑर्डिनेटर ने यह बात बताई। जॉर्डन के वज़ीर ख़ारजा ऐमन सफ़ादी ने कहा कि दर्जनों ट्रक सरहद पर रुके हुए हैं और उन ट्रक्स पर हजारों लोग सवार हैं जो जॉर्डन में दाखिल होने के लिए इजाजत का इंतजार कर रहे हैं। जॉर्डन के वज़ीर ख़ारजा ने इस मसले पर मॉस्को में रशिया के वज़ीर ख़ारजा सर्जी लावरोव से बातचीत की। जुमेरात को सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग में सीरिया के हालात पर गौर किया जाएगा। इस दौरान दरा में रशिया और सीरिया की सरकारी फौज के हवाई हमले जारी हैं। ईरान के सदर हसन रूहानी ने अमरीकी ओहदेदारों से कहा है कि वो कभी भी ईरान के तेल के एक्सपोर्ट को रोकने में कामयाब नहीं होंगे। स्विट्जरलैंड के सदर के साथ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए उन्होंने ये बात कही। रूहानी ने कहा कि अमरीकी ओहदेदार मनमानी कर रहे हैं और आलमी समझौतों को तोड़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि यह सोचना भी गलत है कि एक दिन ऐसा आएगा जब तमाम मुल्क फाजिल तेल बेचेंगे और ईरान अकेला मुल्क होगा जो अपना तेल एक्सपोर्ट नहीं कर सकेगा। रूहानी ने कहा कि ईरान ने कभी भी किसी भी मुल्क के खिलाफ कोई कदम नहीं उठाया है। इस मौके पर रूहानी और स्विट्जरलैंड के सदर ने समझौतों पर दस्तखत किए। ईरान के सदर हसन रूहानी ने कहा कि अमेरिका को ईरान को अलग थलग करने की कोशिशों की भारी कीमत चुकानी पड़ेगी और ईरानी कौम ऐसी साजिशों के बावजूद और ज्यादा ताकत से उभरेगी। रूहानी ने वियना में ईरानी कम्युनिटी से खिताब करते हुए ये बात कही। अपने यूरोप दौरे के सिलसिले में रूहानी ऑस्ट्रिया पहुंचे। उन्होंने कहा कि अमरीकी ये दावा करते हैं कि वो ईरान और दुनिया के बीच पुल बनाएंगे, लेकिन उन्होंने कभी ऐसा नहीं किया। उन्होंने कहा कि अमरीका अब दुनिया की सबसे बड़ी ताकत नहीं है। रूहानी ने कहा कि अमरीका के नए हुक्मरान अपने आप को न सिर्फ पूरे बल्कि तमाम मुसलमानों और तमाम गैर अमरीकियों से ऊंचा समझते हैं। ऑस्ट्रिया के दौरे से पहले रूहानी ने स्विट्जरलैंड का भी दौरा किया, जहां उन्होंने ईरान न्यूक्लियर डील और ईरान और बाकी दुनिया के बीच बिजनेस के बारे में बातचीत की। ईरान ने ब्रिटिश मीडिया की एक रिपोर्ट रद्द कर दी है जिसमें दावा किया गया था कि ईरान में अफगानिस्तान के तालिबान को ट्रेनिंग दी जा रही है। ईरान ने कहा कि ऐसे इल्जामात का मकसद दोनों मुल्कों के बीच ताल्लुकात को नुकसान पहुंचाना है। ब्रिटिश मीडिया ने तालिबान और अफगान ओहदेदारों के हवाले से कहा था कि अफगानिस्तान के तालिबान ईरान में एडवांस ट्रेनिंग हासिल कर रहे हैं, लेकिन काबुल में ईरानी सफारतखाने ने एक बयान में कहा कि ये झूठे इल्जामात हैं और नफसियाती जंग का हिस्सा है। एक रिपोर्ट में दावा किया गया कि इसराइल और अमेरिका ने एक जॉइंट वर्किंग ग्रुप बनाया है जिसका मकसद ईरान पर दबाव डालना है। रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि यह ग्रुप ईरान में हुकूमत के खिलाफ मुजाहरों की हौसला अफजाई करेगा। एक इसराइली ओहदेदार के हवाले से कहा गया कि इस टास्क फोर्स का मतलब यह नहीं है कि ईरान की हुकूमत को गिराया जाए, बल्कि इसका मकसद यह है कि अंदर से ईरानी हुकूमत पर दबाव डाला जाए ताकि वो अपना रवैया बदले। इसराइली फौज ने फलस्तीनी औरतों के मार्च को रोकने के लिए ताकत का इस्तेमाल किया, जिससे कम से कम 134 फलस्तीनी औरतें जख्मी हो गईं। गाजा की वजारत सेहत के तर्जुमान ने एक बयान में कहा कि कई जख्मियों को हॉस्पिटल में शरीक किया गया है। पहली मरतबा फलस्तीनी औरतों ने इतनी बड़ी तादाद में एक जुलूस निकाला। यह जुलूस 30 मार्च को शुरू किए गए वापसी मार्च मुजाहरों का हिस्सा है। अलग अलग मकामात से फलस्तीनी औरतें गाजा में इसराइली सरहद के पास पहुंची। कई औरतों के साथ उनके बच्चे भी थे। वो इसराइली सरहद से 50 किलोमीटर की दूरी तक पहुंच गई। 30 मार्च के बाद से इसराइली फौज के क्रैकडाउन में कम से कम 148 फलस्तीनी जान बहक हुए हैं और हजारों लोग जख्मी हुए हैं। एक रिपोर्ट में कहा गया कि फलस्तीनी मुजाहमतकारों और हमास के हैकर्स ने सोशल मीडिया पर फर्जी अकाउंट्स के जरिए इसराइली फौज के ऑफिसर्स की जाती मालूमात हासिल की और उनके मोबाइल फोन डेटा तक पहुंच गए। इसराइली फौज ने एक बयान में यह बात कही। इस दौरान मगरबी किनारे में धावे करते हुए इसराइली फौज ने 7 फलस्तीनियों को गिरफ्तार कर लिया, जिनमें एक बच्चा भी शामिल है। तुर्की के सदर रजब तैयब एर्दोगान पीर के दिन बहुत ज्यादा इख्तियारात के साथ हलफ लेंगे। हाल ही में होने वाले इलेक्शंस में उन्होंने और उनकी एक पार्टी ने कामयाबी हासिल की थी। एर्दोगान 2003 से तुर्की के सियासी मंजर पर छाए हुए हैं। हाल ही में होने वाले इलेक्शंस में उन्होंने 52.6% वोट हासिल किए। ये इलेक्शंस काफी अहम है क्योंकि हाल ही में तुर्की में सदारती निजाम लागू किया गया। 2017 में होने वाले एक रेफरेंडम के बाद तुर्की में सदर को बहुत ज्यादा इख्तियारात हासिल हो गए। अपोजिशन का कहना है कि इससे तुर्की में एक आदमी का राज लागू हो जाएगा। तुर्की के नए सिस्टम के तहत मुल्क में वजीर आजम का ओहदा बर्खास्त कर दिया जाएगा और सदर को किसी भी नायब सदर और जज को मुकर्रर करने का इख्तियार हासिल होगा। तुर्की में वजीर आजम का ओहदा पीर के दिन बर्खास्त कर दिया जाएगा। फिलहाल तुर्की के वजीर आजम बेनली यल्दिरिम है जो एर्दोगान के हामी है। 4 शंबे को एक फरमान जारी किया गया जिसके तहत सदर को कई इख्तियारात दे दिए गए। एक खबर में कहा गया कि तुर्की में नई पार्लियामेंट हफ्ते को हलफ लेगी। एर्दोगान की जस्टिस एंड डेवलपमेंट पार्टी ने 600 रुकनी पार्लियामेंट में मेजॉरिटी हासिल नहीं की, लेकिन उसे अपनी इत्तेहादी पार्टी नेशनलिस्ट मूवमेंट पार्टी के साथ अक्सरियत हासिल हुई।
दुनिया भर से मैं वक्त गया छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद और खबरों के साथ साथ देखेंगे एक्ट्रेस सोनाली बेंद्रे में हाई ग्रेड कैंसर पाया गया और अमेरिका में 92 साल औरत ने 72 साल बेटे को गोली मार दी। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं पसंदीदा खबरनामा दुनिया भर से और मैं शजीउल्लाह फिराज। इस खबरनामे में हम आपके लाते हैं दुनिया की गोशे गोशे से आप ही की पसंद और दिलचस्पी की खबरें। आगे बढ़ने से पहले हेडलाइंस एक बार फिर। हुदैदा से 5000 लोग फरार। यूनाइटेड नेशंस के नुमाइंदे ने कहा अल-हूसी लीडर से अच्छी बात हुई, जुमेरात को सिक्योरिटी काउंसिल में ब्रीफिंग देंगे। डरा ऑपरेशन पर यूनाइटेड नेशंस ने किया फिक्रमंदी का इजहार। अबू बकर बगदादी का बेटा लड़ाई में हलाक, आईएस ने तस्दीक कर दी। अमेरिका ने कहा ट्रंप पुतिन से मुलाकात में सीरिया की बिगड़ती सूरत हाल पर बात करेंगे। अमेरिका ईरान को अकेले करने की कोशिशों की भारी कीमत चुकाएगा। हसन रूहानी ने किया खबरदार, कहा ट्रंप तेल के एक्सपोर्ट्स को रोक नहीं सकेंगे। ईरान में मुजाहिरों को हवा देने के लिए अमेरिका और इसराइल ने बनाया जॉइंट वर्किंग ग्रुप। कहा हुकूमत गिराना मकसद नहीं, रवैया बदलना चाहते हैं। गाजा से फलस्तीनी औरतों का मार्च, इसराइल की कार्रवाइयों में 150 जख्मी। तैयब एर्दोगान जबरदस्त इख्तियारात के मालिक बन गए, सरकारी फरमान जारी, पीर को हलफ लेंगे। जाकिर नाइक ने मलेशिया से डिपोर्ट करने की खबरों को रद्द कर दिया। कहा जब तक हिफाजत का एहसास ना हो इंडिया नहीं आऊंगा। वरंगल में पटाखों की फैक्ट्री में धमाके, 12 हलाक। जारी इंटरनेशनल न्यूज के सिलसिले को अमेरिका की रियासत एरिजोना में एक 92 साल औरत ने केयर होम में जाने से बचने के लिए अपने 72 साल बेटे को गोली मार दी। अदालती दस्तावेजात में कहा गया कि एना ब्लेसिंग नामी इस औरत को यह मालूम हो गया कि उनका बेटा उन्हें केयर होम में ले जाने वाला है। यह औरत एरिजोना में अपने बेटे और उसकी पार्टनर के साथ रहती थी। एना ने पुलिस को बताया कि वो खुद भी अपने आप को गोली मारना चाहती थी। यह वाकया पीर की सुबह पेश आया। मलेशिया के साबिक वज़ीर-ए-आज़म नजीब रज़ाक को जमानत पर छोड़ दिया गया है। उन्हें एक दिन पहले करप्शन के इल्जामात में गिरफ्तार किया गया था। नजीब रज़ाक ने कहा कि उनके खिलाफ इल्जामात में कोई सच्चाई नहीं है। मलेशियन हाई कोर्ट ने नजीब रज़ाक पर इख्तिदार के गलत इस्तेमाल और $10 मिलियन के गबन का इल्जाम लगाया। नजीब रज़ाक को $2.5 लाख के बराबर की रकम के बदले जमानत पर छोड़ा गया। साबिक वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि वो अपनी बेगुनाही साबित करेंगे। जुर्म साबित होने पर नजीब रज़ाक को 20 साल की जेल हो सकती है। एक नया वीडियो सामने आया है जिसमें देखा जा सकता है कि थाईलैंड के 12 बच्चे और उनके फुटबॉल कोच की हालत ठीक है जो गार में फंसे हुए हैं। इन बच्चों को बाज वक्त मुस्कुराते हुए और बाज वक्त हंसते हुए देखा जा सकता है। ये बच्चे कुछ दिन पहले तफरीही दौरे पर थे जब पानी से घिरे हुए गारों में फंस गए। इन गारों से पानी निकलने के लिए कई महीने लग सकते हैं। ओहदेदार बड़े पैमाने पर रेस्क्यू ऑपरेशन में मसरूफ हैं। इस हादसे की वजह से पूरे थाईलैंड पर सख्त तारी है। इस दौरान ओहदेदारों ने अंदेशा जाहिर किया कि बारिश का मौसम अभी शुरू हुआ है, इसलिए पानी की
सतह और ज्यादा बढ़ सकती है। ओहदेदार इन बच्चों तक खाना और पीने का पानी पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। वीडियो में बच्चों को ये पूछते हुए सुना जा सकता है कि खाना कब आ रहा है। थाईलैंड की नेवी इस ऑपरेशन में हिस्सा ले रही है। इस दौरान ओहदेदारों ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा कि इन बच्चों को बचाने की कोशिशों में कोई कसर नहीं छोड़ी जाएगी। ये बच्चे 23 जून को लापता हुए थे, जिनकी उम्र 11 से लेकर 16 साल के बीच है। उनके कोच की उम्र 25 साल है। 2 ब्रिटिश डाइवर्स ने पीर की रात इन बच्चों का पता लगाया था जब वो गारों में दाखिल हुए थे। इस दौरान मुतासरा बच्चों के खानदानों में बेचैनी पाई जाती है। ये लोग ओहदेदारों से रब्त में हैं और अपने बच्चों की हालत के बारे में पूछ रहे हैं। ऐसी ही एक औरत ने कहा कि मैं अपने बच्चे को देखने के लिए तड़प रही हूं। पाकिस्तान में इस महीने की 25 तारीख को नई पार्लियामेंट को चुनने के लिए वोट डाले जाने वाले हैं। इलेक्शन से पहले कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए तहरीक इंसाफ के लीडर इमरान खान ने कहा कि साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ के खिलाफ पनामा केस खुदा का फैसला था। सख्त गर्मी के मौसम के बाद अब आहिस्ता आहिस्ता पाकिस्तान में इलेक्शंस की मुहिम में तेजी आ रही है। एक दिन पहले मुस्लिम लीग नून के एक लीडर के बयान पर तनाज़ा पैदा हो गया, जिसने कहा था कि औरत को वोट देना हराम है। तेलंगाना के वरंगल में पटाखों की एक फैक्ट्री में धमाके से कम 12 लोग हलाक हो गए। इस हादसे में कई लोग जख्मी भी हुए। यह हादसा वरंगल के काशीबुग्गा इलाके में पेश आया। आसपास रहने वाले कई लोग भी जख्मियों में शामिल हैं। धमाके के बाद जबरदस्त आग लग गई। जख्मियों को MGM हॉस्पिटल में शरीक किया गया। लाशों का पोस्टमार्टम किया जा रहा है। फौरी पुलिस, फायर ब्रिगेड और रेवेन्यू ओहदेदार मकाम पर पहुंच गए और इमदादी सरगर्मियां शुरू कर दी। कई लाशें इतनी जल गई हैं कि उन्हें पहचाना नहीं जा सकता। यह वाकया दिन के तकरीबन 11:30 बजे पेश आया। वरंगल की कलेक्टर हरीता और मुतालिका रुकन असेंबली धर्मा रेड्डी फौरी मकाम पर पहुंच गए। शादियों के सीजन की वजह से बड़ी मकदार में पटाखे बनाए जा रहे थे। कलेक्टर ने बताया कि डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन इस बात का जायजा ले रहा है कि क्या यह फैक्ट्री कायदे कानून के मुताबिक काम कर रही थी। पुलिस को शुबा है कि यह हादसा शॉर्ट सर्किट का नतीजा है। न्यूज एजेंसी ANI ने बताया कि 4 फायर इंजन मकाम पर पहुंच गए, जिसने कई घंटों की जद्दोजहद के बाद आग बुझाई। जिस फैक्ट्री में आग लगी उसका नाम भद्रकाली फायर वर्क्स है, जो काशीबुग्गा इलाके में वाक़ है। आग लगने की वजह मालूम करने के लिए छानबीन का हुक्म दे दिया गया। इस्लामिक स्कॉलर जाकिर नाइक ने कहा कि वो उस वक्त तक इंडिया वापस नहीं आएंगे जब तक उन्हें यह एहसास नहीं हो जाता कि उन्हें नाजायज तौर पर निशाना नहीं बनाया जाएगा। जाकिर नाइक ने अपने PRO के जरिए मुंबई में यह बयान जारी किया। ऐसी खबरें थीं कि उन्हें मलेशिया से हिंदुस्तान डिपोर्ट किया जाने वाला है। जाकिर नाइक के खिलाफ कई केसेस दर्ज हैं और काफी अरसे से वो मुल्क से बाहर हैं। बयान में जाकिर नाइक ने कहा कि मेरे हिंदुस्तान आने की खबरें बिल्कुल बेबुनियाद और गलत हैं। मैं उस वक्त तक इंडिया आने का कोई इरादा नहीं रखता जब तक मुझे यह एहसास नहीं हो जाता कि मुझे गैर जरूरी तौर पर निशाना नहीं बनाया जाएगा। जाकिर नाइक ने कहा कि जब उन्हें यकीन हो जाएगा कि हुकूमत का रवैया इंसाफ के तकाज़ों के मुताबिक होगा, तभी वो अपने वतन वापस आएंगे। जाकिर नाइक पर हेट स्पीच, मनी लॉन्ड्रिंग और दूसरे इल्जामात हैं। वो गिरफ्तारी से बचने के लिए मुल्क से बाहर हैं। NIA ने 2016 में जाकिर नाइक के खिलाफ केस दर्ज किए थे। उन पर नौजवानों को दहशतगर्दी के लिए उकसाने का भी इल्जाम है। ऐसी खबरें थीं कि जाकिर नाइक को 4 शंबे की रात इंडिया लाया जाएगा। बॉलीवुड एक्ट्रेस सोनाली बेंद्रे को हाई ग्रेड कैंसर की तशखीस हुई है। अदाकारा ने इंस्टाग्राम और ट्विटर पर इस बात की तस्दीक की। उन्होंने कहा कि वो न्यूयॉर्क में इलाज करा रही हैं और उन्हें उनके दोस्तों और फैमिली का सपोर्ट हासिल है। उनके इस बयान के बाद सोनाली बेंद्रे के कई साथी अदाकारों और उनके फैंस ने उनके जल्द ठीक होने के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया है। सोनाली बेंद्रे ने सोशल मीडिया पर अपने बयान में कहा कि जब आप जिंदगी में कुछ ज्यादा की उम्मीद नहीं रखते तो आपको किसी गेंद की तरह फेंक दिया जाता है। हाल ही में मुझ में हाई ग्रेड कैंसर डायग्नोस हुआ है, जो जिस्म के कई हिस्सों में फैल गया है। यह हमें नजर नहीं आता। मामूली दर्द की वजह से कुछ टेस्ट कराए गए, लेकिन इसमें हैरान करने वाली बातें सामने आईं। सोनाली बेंद्रे ने उनका साथ देने वाले दोस्तों और खानदान वालों का शुक्रिया अदा किया और कहा कि उनके साथ की वजह से वो बहुत खुशकिस्मत महसूस करती हैं। सोनाली बेंद्रे ने कहा कि कैंसर से निपटने के लिए सबसे बेहतरीन रास्ता फौरी इलाज है, इसीलिए मैं न्यूयॉर्क में इलाज करा रही हूँ। मैं कैंसर के खिलाफ भरपूर लड़ाई लड़ूंगी। सोनाली बेंद्रे बॉलीवुड की मेन स्ट्रीम अदाकारा रही हैं। उनकी मशहूर फिल्मों में सरफरोश, डुप्लीकेट, दिल जले, हम साथ साथ हैं, कल हो ना हो शामिल है। सोनाली बेंद्रे की पहली फिल्म 1994 में आई थी, जो गोविंदा की फिल्म आग थी। 2003 से वो टेलीविजन से भी सरगर्मी से जुड़ी हुई हैं। उनके टीवी प्रोग्राम्स में ड्रामेबाज, इंडियाज़ गॉट टैलेंट और इंडियन आइडल शामिल है। क्या कुछ हो रहा है आपकी दुनिया में, आखिर में हेडलाइंस दुनिया भर से एक बार फिर देखते हैं।
हुदैदा से 5000 लोग फरार। यूनाइटेड नेशंस के नुमाइंदे ने कहा अल-हूसी लीडर से अच्छी बात हुई, जुमेरात को सिक्योरिटी काउंसिल में ब्रीफिंग देंगे। डरा ऑपरेशन पर यूनाइटेड नेशंस ने किया फिक्रमंदी का इजहार। अबू बकर बगदादी का बेटा लड़ाई में हलाक, आईएस ने तस्दीक कर दी। अमेरिका ने कहा ट्रंप पुतिन से मुलाकात में सीरिया की बिगड़ती सूरत हाल पर बात करेंगे। अमेरिका ईरान को अकेले करने की कोशिशों की भारी कीमत चुकाएगा। हसन रूहानी ने किया खबरदार, कहा ट्रंप तेल के एक्सपोर्ट्स को रोक नहीं सकेंगे। ईरान में मुजाहिरों को हवा देने के लिए अमेरिका और इसराइल ने बनाया जॉइंट वर्किंग ग्रुप, कहा हुकूमत गिराना मकसद नहीं, रवैया बदलना चाहते हैं। गाजा से फलस्तीनी औरतों का मार्च, इसराइल की कार्रवाइयों में 150 जख्मी। तैयब एर्दोगान जबरदस्त इख्तियारात के मालिक बन गए, सरकारी फरमान जारी, पीर को हलफ लेंगे। जाकिर नाइक ने मलेशिया से डिपोर्ट करने की खबरों को रद्द कर दिया, कहा जब तक हिफाजत का एहसास ना हो इंडिया नहीं आऊंगा। वरंगल में पटाखों की फैक्ट्री में धमाके, 12 हलाक। ये थी आज की खबरें। शजीउल्लाह फिरासत को दें इजाजत और अपना बेहद ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।